14 नवंबर 2012 अमेरिकन व्हाइट हाउस में एक पिटीशन अप्लाई की गई जिस पर 35,000 अमेरिकन लोगों ने सिग्नेचर्स किए। इस पिटीशन का कहना था कि अमेरिका को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए साल 2016 से डेथ स्टार सुपर लेजर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेथ स्टार वेपन है क्या, तो उसके लिए जरा इस वीडियो को देखिए। जिसमें अभी आपने जो मूनलाइट स्ट्रक्चर देखा, जिससे निकलने वाली पावरफुल लेजर ने पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी का नाम डेथ स्टार सुपर लेजर वेपन है। एक ऐसा वेपन जो 1 सेकंड में पूरे प्लैनेट में मौजूद हर चीज को खत्म कर सकता है। पर सवाल यहाँ यह है कि लोगों की इस पिटीशन पर अमेरिकन सरकार का जवाब क्या था, और क्या अमेरिका सीक्रेटली डेथ स्टार सुपर लेजर वेपन बना रही है, और क्या हमारे पास कोई ऐसा वेपन है भी जो एक ही बार में पूरे के पूरे प्लैनेट को खत्म कर सकता हो। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या हम अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी से या फिर फ्यूचर में ऐसे पावरफुल वेपन बना सकते हैं जो पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दें? रिसर्च करने पर मुझे कई ऐसे अनोखे वेपन्स के आइडियाज मिले जो इतने खतरनाक हैं कि इनके लिए प्लैनेट को तबाह कर देना कोई काम ही नहीं। अब हैरानी की बात यह है कि हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजी भी है और कुछ ऐसे बड़े इश्यूज भी हैं जो हमें इन प्लैनेट किलर वेपन्स को बनाने से रोक रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं इन सभी के बारे में। नंबर 1, डेथ स्टार सुपर लेजर। दोस्तों, आपने इजराइल के एयर डिफेंस लेजर आयरन डोम के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसा लेजर वेपन जो हवा में 70 किलोमीटर दूर तक ही दुश्मन मुल्क के मिसाइल को सिर्फ पावरफुल लेजर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसकी जरूरत इसराइल को इसलिए भी थी क्योंकि यहूदियों और इस्लामिक कंट्रीज के बीच उसके कई पड़ोसी मुल्क इसराइल के शहरों को निशाना बनाते हैं। कुछ ही अर्सा पहले हमास और इस्लामी जिहाद के लोगों ने गजा से इसराइल के कई मशहूर शहरों पर 4,300 मिसाइल दागे थे, और इसराइल के इसी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही उड़ाकर शहरों पर गिरने से रोक दिया। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी ऐसी पावरफुल लेजर बनाई जा सकती है जो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सके। हमें बस आयरन डोम जैसे लेजर को और भी बड़ा और पावरफुल बनाना होगा, और अगर हम इस लेजर सिस्टम को एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर भी बढ़ा देते हैं, यानी इसका साइज मून जितना बड़ा कर दिया जाए, तो ये इतना फायदेमंद होगा कि हम इसकी मदद से किसी भी प्लैनेट को या फिर अर्थ को भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा, जो इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा खर्च होगा कि उसे जमीन पर मौजूद सभी कंट्रीज भी फंड नहीं कर सकती। और ये मैं नहीं बल्कि खुद अमेरिकन सरकार ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब साल 2012 में अमेरिकन लोगों ने डेथ स्टार जैसी पावरफुल प्लैनेट किलिंग लेजर बनाने की पिटीशन शुरू की थी, तो रूस के मुताबिक अगर किसी पिटीशन पर 25,000 से ज्यादा सिग्नेचर हो जाते हैं तो इसका जवाब यूएस गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, और इस पिटीशन पर तो 34,000 से ज्यादा सिग्नेचर्स थे। इसलिए अब अमेरिकन सरकार को तो जवाब देना ही था। अब आसान लफ्जों में कहा जाए तो जवाब यहाँ पर नहीं था, जिसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि डेथ स्टार प्लैनेट किलर लेजर को बनाने में करीबन 850 क्वाड्रिलियन डॉलर्स की फंडिंग की जरूरत होगी, जो कि इतने ज्यादा पैसे हैं कि यूएसए तो क्या, जमीन पर मौजूद सभी कंट्रीज मिलकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये नंबर अर्थ की टोटल जीडीपी से भी 13,000 गुना ज्यादा है। इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन ये बताया गया कि अमेरिकन सरकार ऐसे किसी भी तरह के वेपन को बनाने में सपोर्ट नहीं करता जो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। नंबर 2, टेस्ला ऑस्किलेटर अर्थक्वेक मशीन। दोस्तों, साल 1930 का दौर था। उस वक्त निकोला टेस्ला के एसी करंट ने उन्हें दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट में शामिल कर दिया, और अब टेस्ला एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे थे जिसकी मदद से वो इस एसी करंट को दूर दूर तक घरों में सप्लाई कर सकें, जिसके लिए टेस्ला एक ऐसे छोटे से पावरफुल ऑस्किलेटर डिवाइस पर काम कर रहे थे जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को मैच करके काफी आसानी से इसे दूर तक ट्रांसफर कर सकता है। अब टेस्ला ने अपने इस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को स्टीम पावर ऑस्किलेटर का नाम दिया, और जल्द ही एक टेस्टिंग के दौरान टेस्ला ये समझ गया कि उनकी ये डिवाइस एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर डिवाइस से भी काफी बढ़ के है, और इसकी मदद से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जनरेट किए जा सकते हैं। क्योंकि टेस्टिंग के दौरान टेस्ला ने अपने इस ऑस्किलेटर को ऑन किया तो जिस बिल्डिंग में टेस्ला की लेबोरेटरी थी उस पूरी बिल्डिंग में ही अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए टेस्ला ने इस डिवाइस को कई और जगह भी ऑन करके देखा और रिजल्ट सभी जगह पर एक जैसे ही आ रहे थे। अब दोस्तों, इसके अलावा टेस्ला की इस पावरफुल डिवाइस से एक एक्सीडेंट भी हो गया, क्योंकि जब वो इस डिवाइस को लेकर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से जा रहे थे तो तब उनकी पॉकेट में मौजूद इस डिवाइस से निकलने वाली इस फ्रीक्वेंसी से पूरा ब्रिज हिलने लगा था।
अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करती थी। तो इसके पीछे की साइंस काफी सिंपल थी। ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालती थी जो आसपास के एटम्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करके इन्हें वाइब्रेट कर सके। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि कई लोग अपनी आवाज की वाइब्रेशन से कांच के ग्लास को तोड़ देते हैं। अब निकोला टेस्ला की डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पॉकेट में आ जाने वाली छोटी सी डिवाइस एक पूरी बिल्डिंग, यहाँ तक कि एक ब्रिज को भी अर्थक्वेक से हिला देने की पावर रखती है। अब ऐसे में सोचिए कि अगर इस तरह की डिवाइस को काफी बड़ा कर दिया जाए तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और शायद निकोला टेस्ला अगर इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ाते तो ये ऑस्किलेटर इतना पावरफुल भी हो सकता था कि पूरी की पूरी अर्थ पर ही अपनी फ्रीक्वेंसी से अर्थक्वेक ला सके। क्योंकि देखो, हमारा अर्थ भी बाकी सभी चीजों की तरह जैसे डिफरेंट एटम से बना हुआ है जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि निकोला टेस्ला की इस डिवाइस की पावर कितनी ज्यादा थी, और टेस्ला जैसे जीनियस साइंटिस्ट ने शायद इस बात को और इसके खतरों को पहले से ही समझ लिया था। इसीलिए ये ऑस्किलेटर इन्वेंशन कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं, और इसलिए कई लोग आज भी उस इन्वेंशन को टेस्ला की एक इमेजिनेशन मानते हैं। नंबर 3, नैनोबोट स्वार्म। वैसे मुझे लगता है कि हमें बड़े वेपन बनाने की बजाय छोटे वेपन्स लेकिन लार्ज अमाउंट में बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसका आइडिया हमें 1940 के एक रिसर्च पेपर से मिलता है, जिसमें साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने एक ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट बनाने के आइडिया को एक्सप्लोर किया था। ऐसे रोबोट जो बहुत ही कम वक्त में ग्रोथ कर सकते हैं। पर इस तरह के रोबोट से प्लैनेट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि हम ह्यूमंस एक ऐसे सेल्फ रेप्लिकेट रोबोट को बनाते हैं, यानी ऐसा रोबोट जो अपने जैसे दूसरे रोबोट खुद ब खुद जनरेट कर ले, जो साइज में बहुत छोटे हों। अब हमें करना बस इतना है कि इस रोबोट को उस प्लैनेट पर छोड़ देना है, बाकी का काम रोबोट खुद कर लेगा। क्योंकि इस रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि शुरुआत में ये रोबोट छुप कर रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे कि एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएगा, बने हुए 2 रोबोट आगे के 4 रोबोट बनाएंगे, फिर वो 4 रोबोट आगे के 8 रोबोट्स को, और फिर वो 8 रोबोट आगे के 16 रोबोट्स को। इस तरह ये कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहेगा, और सिर्फ 40 जनरेशन के कंपाउंडिंग सर्कल के बाद इन रोबोट्स की तादाद ट्रिलियन में पहुंच जाएगी। यानी जितनी ज्यादा इनकी तादाद बढ़ेगी, प्लैनेट उतना ही ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा, और एक टाइम पर इनका नंबर इतना बड़ा होगा कि ये पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर देगा। वैसे इस तरह के रोबोट अभी भी हम ह्यूमंस के लिए बनाना काफी चैलेंजिंग है, या फिर शायद इम्पॉसिबल भी, पर फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।